हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत कर रहा हूं हमारे थ्योरीलेस फिजिक्स सीरीज के अंदर। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत छोटा सा होगा, जल्दी से खत्म होगा, लेकिन बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज को सीख जाएंगे, उनके बिहेवियर्स को सीखेंगे, उनकी डायरेक्शंस को सीखेंगे और वर्क करने के मेथड को भी सीखेंगे। ठीक है, तो विजुअलाइज करके इजी तरीके से हम समझने वाले इन सारी चीजों को। तो हमने क्या किया है, इन प्रॉपर्टीज को एक जगह पे कंबाइन कर दिया। वो थोड़ा विजुअली होगा तो इजीली होगा। ठीक है, शुरू करें। हाथ में जल्दी से कॉपी पेन ले लो, मेरे साथ फील्ड लाइंस आपको डिजाइन करनी है और सीखनी है कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन आ गया, विच कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इतनी सारी बातें लिखी, तो हमने कहा कि हम थ्योरी पे बात नहीं करेंगे, है ना। अगर मैं सब पहले से बता दूं तो थ्योरीज आ जाती है, तो हम डायग्राम देखेंगे, एज अ न्यूमेरिकल मान के चलेंगे और यहीं से हाँ और नहीं में हम सारी कहानी आपको सिखा देंगे। ठीक है, पहला देखो डायग्राम मेरे पास ऐसा है। ठीक है, ये कोई मेरे पास कंडक्टर है जिस पर चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वहां से ये जो लाइंस बाहर जाते दिख रही है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात आई कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, ये जो डायग्राम बना ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है। तो मैं कहूंगा सर ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों, तो समझना। फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर पास आउट करती हैं। ऑलवेज, हमेशा सरफेस से कितना एंगल बनाएंगी, 90। तो देखो एक ने तो बनाया, पर इसने नहीं बनाया, फिर इसने नहीं बनाया, ठीक है, फिर इसने नहीं बनाया। ऐसे बहुत सारी फील्ड लाइंस है जो एंगल 90 डिग्री नहीं बना रही, इस वजह से ये डायग्राम रॉन्ग हो गया। एक प्रॉपर्टी हम सीखे क्या। चलो बी वाले पार्ट पे आओ। अब जरा बी वाले पार्ट के डायग्राम को देखो, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, और फील्ड लाइंस देखो कहीं से निकल के कहीं जा रही, कहीं से निकल के कहीं जा रही। तो सीखा जाए प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव में इंटर करती हैं। हमेशा पॉजिटिव से निकलती हैं और कहां इंटर करती हैं, नेगेटिव में ऑलवेज। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसे देखेंगे ये सही है या गलत। ध्यान से देखो, पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर गई सर, बिल्कुल सही। पॉजिटिव से देखो फील्ड लाइंस निकल रही, बिल्कुल सही। और देखो माइनस में एंटर करे सर, अभी तो सही है। अब अगली बार देखो माइनस से प्लस में क्या हुआ कि माइनस से फील्ड लाइंस निकल के प्लस में आ गई। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, प्लस से निकलेंगे माइनस में जाएंगे, लेकिन माइनस से निकल के देखो वापस प्लस में मैंने बनाया क्या, नहीं बनाया। मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी और माइनस पे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। आई बात समझ में क्या। चलो अगली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं अपना। नेक्स्ट सी वाला पार्ट जरा देखो, दो प्लस चार्जेस हैं और दोनों प्लस चार्जेस की जब फील्ड लाइंस निकली है, ठीक है, तो देखो ये कर्व फॉर्म में, देखो ऐसे कर्विकल फॉर्म में जाके बेंड होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझना मेरी बात को। पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइन एक्चुअल में निकलती कैसे है, तो चारों तरफ निकलती है सर, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होते हुए, क्योंकि सरफेस से 90 डिग्री बनाते हुए कुछ ऐसा निकलती है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पे मैं माइनस सिंबल लग दूं तो सारी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ ऐसे सीधे सीधे क्या होंगी, एंटर कर जाएंगी, ऐसे टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव को जब मैंने बगल में रखा तो फील्ड लाइन स्ट्रेट ना जाके बेंट होना शुरू हो गई। पता है क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, अब इसी बात को मैं दूसरी तरह से कह दूं कि क्यों दो सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है, क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस जब क्लोजली रखते हैं तो वो क्या होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे से अवे की तरफ बेंट होने की कोशिश करती हैं और इसलिए वो चार्जेस दूर दूर रह जाते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात सीखोगे, जरा ध्यान से देखो कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, ऐसे हमें दिख रही है ढेर सारी, तो फील्ड लाइंस के बीच में देखो यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है। तो जहां जहां फील्ड लाइंस में अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा है, वहां की स्ट्रेंथ आपको क्या मिलेगी, वीक मिलेगी। क्या मिलेगी, वीक मिलेगी। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जहां फील्ड लाइन बहुत ज्यादा क्लोज हो गई हैं, वहां की फील्ड लाइंस आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। क्या बात समझ में क्लियर है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट बात हमने जो यहाँ पे सीखी। क्या ये डायग्राम सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है, क्योंकि चार्जेस अट्रैक्ट नहीं हो रहे, रिपेल हो रहे हैं, इसलिए फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही शो कर रहा है कि यहाँ पे रिपल्शन है। डी वाले पार्ट में
पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइंस देखो एंटर कर रही है, ठीक है, माइनस से बाहर जा रही, माइनस से बाहर जा रही। तो हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव से निकलती और माइनस में एंटर करती, सर पहले ही गलत हो गया। दूसरी बात देखो, ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो जिस जगह कट कर रही है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट्स पता है क्या बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं आपको किसी भी पॉइंट पे। जैसे मानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है, इस फील्ड लाइन पे आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप तुरंत इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और ये टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। समझ में आई प्रॉपर्टी क्या है? कहीं पे भी कर्व दिख रहा है, ये कर्व दिख रहा है, इस जगह चाहिए फील्ड लाइन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इस जगह पता करना है, तुरंत टेंजेंट बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो वैसे ही अगर मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलना ही, वो भी एक ही पॉइंट की, तो ये सर पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रॉन्ग डायग्राम। आई बात समझ में क्या? चल अगले पे देखो, नेक्स्ट ये डायग्राम देखो क्या है, सही है या गलत, ध्यान से देखो। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, नेगेटिव में तो बढ़िया एंटर कर रही है सर, बहुत बढ़िया। ओके, अब जरा देखो, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, सर यहां तक भी बहुत बढ़िया। अब अंदर जरा देखो, ये कौन सी फील्ड लाइंस है जो पूरा पूरा सर्किल कंप्लीट कर दे रही? देखो, क्या हमने ऐसा सीखा है? क्या फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं? पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, तो क्या आपको ये क्लोज्ड कर्व लग रहा है? आप कह रहे हो हाँ, तो सर गलत बात है। क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है कि यहां से मैं निकलूं और इसमें एंटर करूं और वापस यहां से निकल के मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाऊं। दिस इज द क्लोज कर्व, दिस इज नॉट अ क्लोज कर्व। समझ में आ रहा है? यहां से निकल के हम टर्मिनेट हो जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है और ये वाला पार्ट क्या लगता है, सही लगता है, पर आप बात समझो, दिस इज नॉट अ क्लोज कर्व। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में हम फिनिश हो रहे हैं, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में फिनिश हो रहे हैं, हम क्लोज कर्व फॉर्म नहीं कर रहे हैं। दिख बिल्कुल वैसा ही रहा है बट है नहीं। दैट्स व्हाई ये वाला फिगर भी रॉन्ग होगा। मतलब फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व फॉर्म नहीं करती हैं, कभी भी क्लोज्ड कर्व फॉर्म नहीं करती हैं। तो सर अगली प्रॉपर्टी हमने ये सीख ली। क्या बात समझे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो हमने डायग्राम देखा और प्रॉपर्टी आ गई। क्या बात है? चलो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा? व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 if the lines are drawn in proportion to the charge? What is the ratio of Q1 by Q2? ठीक है, पहले क्वेश्चन पाएंगे Q1 एंड Q2 के साइन क्या हो सकते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखो, Q1 और Q2 के साइन क्या हो सकते हैं। तो पहले Q1 पे पहुंचो। Q1 में तो सारी फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, है ना, और हमने सीखा है कि अगर कहीं नेगेटिव चार्ज रखा है तो फील्ड लाइंस उसकी तरफ आती हैं। इसका मतलब Q1 कैसा हो गया सर? नेगेटिव हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, इजी आया क्या? ओके, अब कह रहा Q2 पता करो। तो Q2 से देखो फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, और अगर फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं तो सर वो तो प्लस जैसा चार्ज होगा, यानी Q2 कैसा हो गया सर? पॉजिटिव हो गया। ये तो बड़ा आसान आंसर हो गया। अब अगला जरा देखो क्या लिखा है, कह रहे व्हाट इज द रेशियो Q1 बाय Q2। आप चार्जेस का रेशियो बता दो। अब जरा सोचो, हम चार्जेस का रेशियो कैसे बताएं? कोई इंफॉर्मेशन नहीं की मैंने, फिर भी चार्जेस का रेशियो मांग लिया, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि भाई मैं चार्ज का रेशियो दूं कैसे? इंफॉर्मेशन में तुम्हारे पास बस फील्ड लाइंस है केवल, ठीक है, केवल क्या है? फील्ड लाइंस है। तो चलते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा, और अब ध्यान से देखो Q1 कितनी फील्ड लाइंस को अपने अंदर टर्मिनेट कर रहा है सर? काउंट करें क्या? 1 2 3 4 5 6 लाइंस को टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, चलो इसी फॉर्म पे हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा 6 फील्ड लाइन टर्मिनेट करते हैं। अब जरा Q2 की काउंट करे काउंट 1 2 3 4 5 6 बाहर की, 1 2 3 4 5 6 फिर से बाहर की, कितनी हो गई? 12। अब बहुत सारे लोग 12 रख दोगे, नहीं सर, ये जो Q1 ने एक्सेप्ट की है वो भी तो Q2 से निकली, तो इन्हें भी काउंट करो। 1 2 3 यानी 6 कितना हो गया सर? 18 हो गया। और अगर मैं रेशियो निकालूं तो 1 रेशियो क्या मिलेगा? 3। आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? चार्जेस के बेस पे हमने कैसे काम किया। इजी ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में?
A metallic solid sphere is placed in a uniform electric field. The lines of the force follow the path shown in the figure. सोचो इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि आईआईटी वालों ने बहुत पहले पूछ लिया। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो सबसे पहले समझिएगा ये है क्या, ये क्या है, तो सर ये है एक सॉलिड स्फीयर। कैसा? मेटालिक सॉलिड स्फीयर। और मेटालिक सॉलिड स्फीयर की खास बात होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सर अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कोई फील्ड लाइन इसके अंदर इंटर ही नहीं कर सकती। अगर कोई फील्ड लाइन अंदर जाएगी नहीं तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। आ रही बात समझ में क्या? अगर यहाँ कुछ फील्ड लाइन पहुंच गई तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो पाएगी क्योंकि फील्ड लाइन है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर फील्ड लाइंस इंटर ही नहीं कर सकती। क्या बात समझे? कौन कौन इंटर कर गया? 2 और 3, तो ये गलत हो गया भाई, क्योंकि अंदर तो फील्ड लाइन जीरो होनी चाहिए। फील्ड लाइन गई कैसे? समझे बात को? अब कौन सही होने की रेस में है भाई? मेरे पास फर्स्ट वाला रेस में है और मेरे पास फोर्थ वाला रेस में। अब ये दोनों में मैं सही कौन सा करूं? दोनों ही उस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अंदर ये नहीं गया तो यहाँ भी फील्ड लाइन जीरो, यहाँ भी फील्ड लाइन जीरो, बाहर बाहर तो है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रही बात मेरी? ओके, तो अब मुझे इसकी अगली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो अगली प्रॉपर्टी में क्या है वो देखो कि ये फील्ड लाइन देखो सरफेस से ऐसे इंटर कर रही, यहाँ पे ऐसे इंटर कर रही। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये सरफेस के साथ कुछ एंगल फॉर्म करी? बिल्कुल सर। वैसे देखो ये वाली फील्ड लाइन कुछ इस ऐसे इंटर की है, तो क्या ये सरफेस के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रही? जी सर। और हमने अभी जस्ट पीछे सीखा कि फील्ड लाइन सरफेस से 90 डिग्री बनाती हैं। तो कौन 90 डिग्री बना रहा है? सर ये वाला। इसका मतलब कौन करेक्ट हो गया? फोर्थ वाला। और ये भाई साहब भी क्या हो गए? रॉन्ग हो गए, क्योंकि इनके एंगल 90 डिग्री नहीं है। थीटा डज नॉट इक्वल टू 90, दैट्स व्हाई ये वाला पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सीखे? मजा आई? समझ में आई? कौन सा पार्ट सही है? फोर्थ वाला पार्ट सही है। क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे। एन अनचार्ज्ड स्फीयर, एक स्फीयर हमने लिया। देखो स्फीयर रखा है हमने 4 डायग्राम्स में। कैसा है स्फीयर हमारा सर? तो हमारा स्फीयर है सर अभी अनचार्ज। ठीक है, चार्ज नहीं। ओके, जब चार्ज नहीं है और इसे ले जाके हमने 2 चार्ज प्लेट्स के बीच में रख दिया, तो द लाइन ऑफ फोर्स लुक लाइक। द लाइन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है कि चौंक जाओ आप। गेट इट? तो चलो शुरू करो। तो इसका आंसर देने से पहले आप समझो कि भाई ये एक स्फीयर है, और थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि स्फीयर के अंदर तो फील्ड लाइंस के रिजल्ट जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब कोई भी लाइन सर इंटर नहीं करेगी। ये तो कंफर्म होगी बात। अब चलो देखो किसमें किसमें इंटर कर गई। सर यहाँ इंटर कर गई, ये इनको गलत कर दो, रेस से बाहर। क्या कर दिया हमने इनको? रेस से बाहर। अब जरा यहाँ की फील्ड लाइन देखो, यहां से यहां तक आई ही नहीं। कैसा होगा कि कोई फील्ड लाइन वहां से चले ही ना और यहाँ अपने आप निकल जाए? तो सर ये भी गलत हो गया। बचे 2 भाई साहब, बचे 2 भाई साहब। देखो इनके अंदर भी फील्ड लाइन नहीं और इनके अंदर भी फील्ड लाइन, मतलब अब यही दोनों सही होने की रेस में फिर से आ गए। ये भी रेस में है और ये भी रेस में है। अब इनको प्रॉपर रिजल्ट कौन प्रोवाइड करेगा? तो फिर से दिमाग लगाते हैं, फिर से दिमाग लगाओ। जरा देखो, जैसे ही तुम ये मेटल स्फीयर ले जाओगे, यहां रखा है तुमने प्लस प्लस और यहां रखा है तुमने माइनस माइनस। अब आप सर इतना तो जानते हो कि सारा पॉजिटिव चार्ज किसी मटेरियल सरफेस पे, किसी मेटल के बगल में रखोगे तो ये एक प्रोसेस करेगा, एक फिनोमेना करेगा जिसे बोलते हैं इंडक्शन। और ये इंडक्शन की वजह से इस मेटल का सारा नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। आएगा क्या? बिल्कुल सर। अब यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वैसे पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलेंगी जो यहाँ के नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो देखो दोनों डायग्राम तो कुछ वैसे ही दिख रहे हैं, प्लस से एंटर कर रहा है, माइनस से बाहर जा रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों में सही किसे करूं? फिर से मुझे सोचना पड़ेगा कौन वाली सही करूं, कौन वाली सही करूं। तो फिर से मैं किसके पास जाऊंगा? देखूंगा कि सरफेस से जो फील्ड लाइंस है वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि 90 डिग्री कौन ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला डायग्राम या फिर सर ये वाले डायग्राम? देखो यहां से तो कोई कोई से भी एंगल पे चीजें निकल गई हैं, पर यहां जरा देखो कि ये ऐसे बेंट होके सिर्फ एंटर करे, आ कहीं से नहीं है बट ऐसे बेंट हो रही है, आ कहीं से नहीं पर ऐसे बेंट हो रही है, मतलब ये 90 डिग्री फॉर्म करने की कोशिश कर रही है कि नहीं?
तो सर सरफेस से हमेशा एंगल कैसा 90 डिग्री। अब जरा ये दो बाहर वाली लाइंस को देखो, इनके साथ क्या हुआ है, तो भाई पॉजिटिव से निकली क्योंकि इधर नेगेटिव था ना, तो इस वजह से ये देखो इधर बेंट हुई है ना बेंट, क्लियर है। फिर जाके ऐसा डायग्राम बना, मतलब विच वन इज मोर करेक्ट सर, दिस इज द मोर करेक्ट। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या सर, 100%। ओके, मजा आया है ना, इजी इजी क्वेश्चंस है, हो रहे हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या लिखा है, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट, ये फिगर क्या सजेस्ट करेगा। ठीक है देखो, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकली यहां से, ऐसे जा रही है, 3 पॉइंट मुझे दिए ए बी एंड सी। तो अब मैं यहाँ पे ए बी सी पे क्या रिलेशन निकाल सकता हूं इन फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। मैं क्या कह सकता हूं कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो ध्यान से देखो, जरा बी के अगल बगल देखो फील्ड लाइंस बहुत दूर है क्या, हाँ सर। ए के पास देखो क्लोज है, हाँ सर। और सी के पास देखो तो और भी ज्यादा क्लोज हो गया एज अ कंपैरिजन ऑफ ए। ठीक, फिर समझना, बी पे सबसे ज्यादा दूर दूर, ए पे फिर थोड़ा क्लोज हुई और सी पे और ज्यादा क्लोज हो गई। और हमने सीखा कि फील्ड लाइंस जहां क्लोज होती हैं वहां स्ट्रांग होती हैं, पहले ही डायग्राम में सीखा है, जहां क्लोज होती है वहां स्ट्रांग होती है। तो सबसे ज्यादा क्लोज कहां है सर, सी पॉइंट पे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग सी पे होंगी। फिर कहां पे पावरफुल है सर, ए पे। तो ऐसा करते हैं, एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैं इसको यहां लिखता हूं ए पे। ठीक है, क्या बात समझ में आई। और फिर कहां पे स्ट्रांग है, बी पे, यानी सबसे कम बी पे, स्ट्रॉन्गेस्ट एट सी देन ए आफ्टर देन बी। क्या बात समझे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर ले जाएंगे, जैसे देखेंगे हम बस बेसिक सी प्रॉपर्टी को दिमाग में लाएंगे और आंसर दे देंगे। चलो अगला, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। कहीं पे कोई चार्ज बॉडी रखी रही होगी, ऐसे मान लो, और देखो यहां से फील्ड लाइंस बाहर आई। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर ई ए, आर EA and EB respectively and R is the displacement between A and B, then A और B के बीच में R distance है। तो जरा बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या होगा, क्वेश्चन तो यही पूछेगा। चार्जेस दे दिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन पे ही बात करनी होगी। जैसे कैपिटल लिखूंगा मैं, EA और EB में क्या रिलेशन हो सकता है, तो आओ फील्ड लाइंस को ध्यान से देखो, जरा देखो, जहां पे ए पॉइंट प्रेजेंट है उस जगह फील्ड लाइंस कुछ ज्यादा क्लोज नहीं दिख रही है आपको, और जहां पे बी वाला पॉइंट प्रेजेंट है वहां पे फील्ड लाइंस जाते जाते क्या ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर लेंगी। इनके बीच का गैप देखो कितना ज्यादा, और यहाँ पे देखो गैप कितना कम है। तो फील्ड लाइन कहां के स्ट्रांग हुई सर, ए के स्ट्रांग हुई, खत्म हो गई, फिनिश्ड। आया समझ में क्या, क्लियर हुआ। और भी क्वेश्चंस हैं, चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं। आ रहा समझ में सर, इजी है, मुश्किल तो है नहीं बिल्कुल। अभी क्वेश्चन, ओहो क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जरा देखो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताऊंगा मैं। तो देखो भाई एक स्फीयर जैसा बना, ठीक है, इस स्फीयर को चार्ज दिया गया। अब जब चार्ज दिया गया तो सारे चार्जेस कहाँ है, इसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ सर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है, तो दिख रहा है। तो सर मैं ये कह दूं क्या कि ये मेटालिक स्फीयर है, इसके अंदर तो फील्ड लाइन होगी नहीं, जीरो, नहीं। इसने बोला क्या ये मेटालिक स्फीयर, इसने कुछ ऐसा कहा नहीं, कहा ना, तो वो नहीं लगाओगे, समझ गए। अगर वही पीछे से रिलेटेड होता तो हम इसको क्यों करते, ये क्वेश्चन क्यों ऐड करते। अब जरा समझ लो क्या सीखने वाली बात है। ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू आया है, पिछले साल आया है, पिछले साल कह रहा हूं, हाँ इससे 25 या 24 में किसी में आया था, और इसका आंसर बहुत सारे बच्चे गलत कर गए। अब जरा समझना कैसे, इसके अंदर की फील्ड लाइन के बारे में हमें बताना है। अब थोड़ी देर समझने की कोशिश करो। हम क्या कहते हैं, ज्यादातर हम क्या कहते हैं इसका आंसर कि भैया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती, बात खत्म, यही कहते हैं। अगर मेटालिक स्फीयर होता तो हम यही कह देते हैं, लेकिन अभी क्या कहें, मान लो कि मेटालिक स्फीयर नहीं है तब तो फील्ड लाइन अंदर जाएंगी ना, तो अब क्या कहें। ठीक है, समझना थोड़ी देर के लिए, जज मत करना, पहले समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मान लो इसकी फील्ड लाइन अंदर जाती, इन सबकी फील्ड लाइन अंदर जाती, मान लो ये यहाँ पे सेंटर लेगा, तो फील्ड लाइन सारी ऐसे दिखती है आपको, सबकी वजह से फील्ड लाइन कुछ ऐसे एंटर कर रही होती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और जब ऐसे एंटर करती, समझना मेरी बात, ऐसे एंटर करती, अब क्या होगा, अब समझना मेरी बात को, इनसे भी सर फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करती कि नहीं,
क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। अब मैं आपको 100% बता दूं कि इसमें से जो इधर से आने वाली फील्ड लाइंस और इधर से आने वाली फील्ड लाइंस दोनों के बीच के डिस्टेंस जरा देखो सेम है, तो ये इसको कैंसिल कर देगी। हाँ सर बिल्कुल कर देगी। वैसे यहां से आने वाली फील्ड लाइन और इनके बीच का गैप सेम है, तो ये इसको कैंसिल कर देगी। और ऐसे करते करते सारी फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। और जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या रिजल्ट मेरा इज इक्वल टू 0 पहुंच जाएगा। यस सर, इसी वजह से उसके सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, ना कि किसी नोन प्रॉपर्टी की वजह से जो हम पहले से जानते थे। ठीक है, अगर ये एक मेटालिक स्फीयर होता तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर 0 होता, कोई सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लो एक ऐसी बॉडी है जिस पर हमने किसी तरह से चार्जेस को रखा है और अब हम फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते हैं, तो हम कुछ इस तरह से बात करेंगे। ओके ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे काम करते हैं। Which particle has the highest charge to mass ratio? ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अलग तरह का जॉनर का क्वेश्चन है। चलो अच्छा करा जाए, देखो जरा ध्यान से। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, सर पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और यहाँ पे देखो जरा थर्ड पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो भाई पॉजिटिव चार्जेस की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे, सर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। क्या बात समझ में है, क्या बात समझ में, मतलब फर्स्ट पार्टिकल नेगेटिव सेकंड पार्टिकल नेगेटिव, कैसे पता चला, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए है ना। ओके, अभी जब थर्ड वाले की तरफ देखोगे तो सर ये क्या है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। सर ये बात तो कंफर्म हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहां तक समझ में आया, सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है कि मुझे चार्ज और मास का रेशियो चाहिए। ठीक है, चार्ज और मास का रेशियो का मतलब क्या हो गया कि भाई E बाई एम का रेशियो दो। E बाई एम मैं ना बोल के मैं इसे Q बाई एम बोलता हूँ। चार्ज और मास का रेशियो बताओ किसका सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, कैसे पता चलेगा, सर ये तो पता चल गया। अब कैसे दिमाग लगाए, तो अब जो इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुआ, फिर इसका डिफ्लेक्शन कुछ दिख रहा है, इनका डिफ्लेक्शन कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं आंसर कैसे निकालूं, मैं आंसर कैसे निकालूं, तो अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। क्या, देखो जब भी आप किसी चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो चार्ज क्या करता है, एक फोर्स फील करता है। जैसे मैं बोलता हूं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्या बोलता हूं मैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, हर एक चार्ज क्या करेगा, इतना फोर्स फील करेगा। अब जैसे किसी चीज पे तुम फोर्स लगा दोगे तो क्या उसमें एक्सेलरेशन डेवलप हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल एक्सेलरेशन आएगा। तो अगर मैं कहूं तो A इज इक्वल टू आप कहोगे F बाई एम, और अगर मैं कहूं उसने कितना फोर्स फील किया तो आप कहोगे Q बाई एम। और अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो Q बाई एम का रेशियो यहां बन के तैयार होने लगा, है ना, बन के तैयार होने लगा। ठीक है ठीक है, यहां तक बात समझे। अब क्या इनको देख के मैं बता सकता हूँ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है किसका कम, नहीं बता सकता। तो अभी भी मैं आंसर तक नहीं पहुंचा हूं, अब मैं थोड़ा सा और दिमाग लगाऊंगा और मैं देखूंगा कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिससे आंसर पहुंचा जा सके। तो आप ध्यान से देखो कि इन सारे पार्टिकल में एक चीज डिफर दिख रही है और वो है इनके डिफ्लेक्शंस। 1 में थोड़ा कम डिफ्लेक्शन, 2 में थोड़ा सा कम, और 3 में देखो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन, है ना। अगर देखा जाए तो 3 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, फिर 2 डिफ्लेक्ट हुआ है, फिर 1 डिफ्लेक्ट हुआ है। तो क्यों ना डिफ्लेक्शन बेस पे काम किया जाए। ठीक है, आओ जरा देखो, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूं डिस्प्लेसमेंट का, कि भाई कौन अपने रास्ते से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, कौन अपने रास्ते से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, कौन अपने रास्ते से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। तो क्यों ना डिफ्लेक्शन बेस्ड कैलकुलेशन हो जाए सर, हो जाए, क्या हो जाए, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर इनिशियल तो 0 मान के चल रहा हूं मैं, हाफ ए की वैल्यू निकाली हमने तो Q बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर। अभी सभी ने जो क्रॉस किया है प्लेट उन सब के लिए मैं टाइम को सेम ले लेता हूं। ठीक है, सबको ले लेता हूं, तो S इज इक्वल टू टाइम सबके लिए सेम ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं सेम, तो इससे थोड़ी देर के लिए मैं 1 मान लेता हूं ताकि मैं कैलकुलेशन बहुत आराम से कर पाऊं। Q बाई एम ई, मेरा जो टारगेट है डिस्प्लेसमेंट का वो Q बाई एम से रिलेट करना है, क्योंकि आंसर Q बाई एम का देना है। तो अगर ध्यान से देखो तो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द M। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि वही पार्टिकल ज्यादा अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा वही पार्टिकल अपनी जगह से ज्यादा डिस्प्लेस करेगा जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा।
जिसका मास कम होगा। तो सर मास में देख के तो नहीं बता पाऊंगा किसका कम और किसका ज्यादा, किसका कम और किसका ज्यादा, लेकिन लेकिन मैं यहां से बता सकता हूं कि किसका चार्ज ज्यादा होगा। सर कैसे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ? थर्ड वाला। कौन सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है? थर्ड वाला। इसका मतलब थर्ड वाला पार्टिकल ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी करके चल रहा है। भाई फोर्सेस दोनों के बीच में कब स्ट्रांग होते हैं? जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा स्ट्रांग फोर्स। इसका मतलब कि थर्ड वाले पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए नेगेटिव इसका बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया, इसलिए हाई डिफ्लेक्शन देखने को मिला। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है? थर्ड वाले का। इसलिए इसका Q/M का रेशियो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। आंसर आपका कौन सा आएगा बेटा? थर्ड वाला। क्या बात समझ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के जॉनर ऐसे होते हैं कि हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ जाती है, देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, रेक्टिफिल का बेस क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर मुझे इस तरह की भी नॉलेजेस रहेंगी ना, तो मेरा फिजिक्स और ज्यादा अच्छा होगा। आप स्किप करके भागोगे तो गड़बड़ बात है, भागना नहीं है। इसमें क्या मुश्किल है? बस हम ये सोच और सीख पा रहे हैं कि कहां पे कौन सी चीज टेस्ट करके मैं आंसर तक पहुंच सकता हूं। कुछ नहीं लिखा था कि कैसे पहुंचोगे, बस उसने क्वेश्चन बोल दिया, अब तुम सोचो, है ना। तो इस तरह से सोचने के जब मौके मिलते हैं तो हम कुछ नया निकाल के देते हैं, और जब आप डिफरेंट चीजों तक पहुंचोगे तो इंटरेस्ट डेवलप होता है, मजा आता है इन चीजों को सॉल्व करने में। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? तो हमने आज आपके लिए ये क्वेश्चंस किए। आई थिंक वी आर डन। हमने फिनिश कर दिया, आपको प्रॉपर्टीज सिखा दी, और प्रॉपर्टीज बेस्ड और कुछ हाई क्वेश्चन जो बन सकते थे वो भी हमने आपको करा दिया। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो आज हमने खत्म कर दिया आपकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, किसकी? फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से अब याद हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जम के पढ़िए, इन लेक्चर्स को देखिए, फॉलो करते रहिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि हर कोई अच्छे से फिजिक्स सीख पाए और सबके मन से वो डर निकल जाए जो बना रहता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।